गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर 2 जिसके बारे में हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में स्टडी करेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट का जो लास्ट पोर्शन है, किस प्रकार का फीमेल गैमेटोफाइट होता है और उस फीमेल गैमेटोफाइट का सबसे लास्ट टॉपिक जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे उसका नाम है गुरु बीजाणु जनन, या उसे कहा गया है मेगा स्पोरोजेनेसिस। उसका नाम रखा गया है मेगा स्पोरोजेनेसिस, अर्थात गुरु बीजाणु जनन। हम ये कह सकते हैं, एक परिभाषा के रूप में इसको डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु जनन कहा किसे कहा गया है। अर्थात हम इस प्रकार की बात करेंगे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। हम ये कह सकते हैं, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से किसका निर्माण होना, से गुरु बीजाणु का निर्माण होना। गुरु बीजाणु का निर्माण होना क्या कहलाता है, निर्माण होना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। अब देखिए, यहां पर हम बात करना चाह रहे हैं कि गुरु बीजाणु का जो निर्माण हो रहा है, मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर थ्रू मेगास्पोर मदर सेल्स इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। अर्थात गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होना। गुरु बीजाणु हमारे अनुसार क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, अर्थात मादा यौगिकोद्भिद है। हम ये कह सकते हैं कि वह निषेचन के लिए जरूरी भाग है। हम यहां पर बात करेंगे कि किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, उसकी बात हम करना चाहेंगे। देखिए, कल हमने एक टॉपिक स्टडी किया था और हमने एक संरचना के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। मैं थोड़ा सा उसी के किसी भाग को लेना चाहूंगा। मैंने कहा था कि ये हमारा एक भाग है जिसको हमने नाम दिया था और उसको हमने एक इस प्रकार का भाग कहा था जिसे बीजांड नाम दिया गया था। ये जो बीजांड था, इस बीजांड में इस प्रकार की संरचनाएं थी जिनके बारे में लेबलिंग करके मैंने कल आपको और उसको नामांकित करके कल मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से व्याख्या के साथ एक्सप्लेन किया था। बात आ समझ? इसमें से मैंने कहा था कि यहां पर कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहां पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो सभी समान प्रकार की हो, ये आवश्यक नहीं है। इस बीजांड के भीतर पाई जाने वाली ये समस्त जो कोशिकाएं थी, जिनको हमने क्या कहा था, भ्रूण कोश की कोशिकाएं कहा था। ये जो कोशिकाएं थी उनमें से एक कोशिका इस प्रकार की होती है जो अलग लक्षण वाली होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, माना कि यहां पर ये कोशिका है, ये इस प्रकार की कोशिका है जिसका जीव द्रव्य सघन है, जो दूसरी कोशिकाओं से थोड़ी सी आकार में बड़ी है। ये आकार में बड़ी है तो इस प्रकार की कोशिका को हम आर्किस्पोरियल इनिशियल्स कहते हैं। उसको हम आर्किस्पोरियल्स इनिशियल्स कहते हैं। अर्थात इसका नाम रखा गया है प्रपसु कोशिका। प्रपसु इसका हिंदी में कहा गया प्रपसु कोशिका। अर्थात इसमें पाए जाने वाले जीव द्रव्य की मात्रा ज्यादा है। इसमें पाए जाने वाला जीव द्रव्य सघन है, उसकी मात्रा ज्यादा है,
ज्यादा है तो इस प्रकार की जो आपकी स्पोरियल सेल्स हैं, जो बीजांड के भीतर हैं, जो ओव्यूल के भीतर हैं, जो इस भाग में भ्रूणकोश के भीतर हैं, वह क्या है? अलग प्रकृति वाली। इस प्रकार की कोशिका में हमेशा कैसा विभाजन हो जाता है? इस कोशिका में ऐसा विभाजन हो जाता है जिससे एक ऊपर कोशिका बनती है और एक नीचे कोशिका बनती है। बच्चों, मैंने पहले वाली क्लास में भी आपको बताया था, जिसे हम प्राइमरी पैराइटल सेल्स कहते हैं, प्राथमिक वृत्तीय कोशिका कहते हैं। इसका नाम रखा गया है प्राइमरी पैराइटल सेल्स, प्राइमरी पैराइटल सेल, इसका नाम रखा गया है। और दूसरी जो नीचे वाले भाग में जो सेल्स बन रही है उससे हम बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, उसका नाम रखा गया है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अब आप देखिए किस प्रकार का विभाजन हुआ। यहां जो विभाजन हुआ, एक भाग ऊपर रह गया, एक भाग नीचे रह गया। इस प्रकार के विभाजन को हमने पेरिक्लाइनल डिवीजन कहा था, या इसे हमने परिणत विभाजन कहा था। पढ़ा होगा आपने 11वीं क्लास में, इसे परिणत विभाजन कहा जाता है। अर्थात पेरिक्लाइनल डिवीजन से इस प्रकार से दो सेल्स का निर्माण हो गया। समझिए, जब यहां पर इससे दो सेल्स बन गई है, एक बाहर वाली सेल्स है प्राइमरी पैराइटल सेल्स है और एक अंदर वाली सेल्स है जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स है। यहां तक मेरी बात समझे। ये समझने के बाद आप देखिए, जो ही प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स बनेगी, अब इसमें विभाजन हो ना हो अभी तक आवश्यक नहीं है, परंतु बाहर वाली जो सेल्स है, ये वाली जो सेल्स है पैराइटल सेल्स, उसमें लगातार विभाजन होते हैं और लगातार विभाजन होने के कारण वह इसकी आवरण, इसके कवर का फॉर्मेशन कर देता है। अर्थात यह प्रपशु कोशिका विभाजित होकर के दो भागों में विभाजित होगी। दोनों में से प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो बन रही है, प्राथमिक वृत्तीय कोशिका जो बन रही है, वो बारंबार विभाजित होकर के इस भ्रूण कोश की भित्ति, इसके आवरण, इसके कवर का निर्माण कर देती है। यहां तक बात समझे। देखिए किस प्रकार से वो इसकी भित्ति और आवरण का निर्माण करेगी, मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। लगातार विभाजन होने से क्या होगा कि ये जो सेल्स होगी, ये विभाजित होगी, तो इसके बाहर वाली सेल्स क्या करेगी? लगातार विभाजन होगा, इसके कवर का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? कवर का निर्माण करेगी। अर्थात ये जो डिवीजन के फलस्वरूप इस प्रकार का आवरण बना, भित्ति बनी, ये सब किसके कारण हुई है? इस प्राइमरी पैराइटल सेल्स में होने वाले लगातार विभाजन के फलस्वरूप बनी है। अब आप कहोगे कि सर फिर ये दूसरी जो सेल्स थी उसमें विभाजन नहीं हुआ, तो वो गई कहां? भाई ये वाली जो सेल्स हैं, जिसको हमने कहा था प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या स्पोरोजन सेल्स, तो वह इस ही भाग में विभाजित है। ये जो सेल्स है, ये अंदर वाले भाग में बहुत बड़े रूप से हो गई, अर्थात ये पोषण प्राप्त करती रही, इसका आकार बढ़ता गया। वो जो सेल्स थी, इससे तो भित्ति बन गई, ये भित्ति बन गई, आवरण बन गया, और ये हमारे पास जो सेल्स रह गई, उस सेल्स का नाम हमने क्या रखा है? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। समझे? ये हो जाने के बाद अब क्या होगा कि इस सेल्स का डिवीजन होगा। इस सेल्स का जब डिवीजन होगा, जब ये अच्छी तरह से न्यूट्रिशन प्राप्त कर चुकी होगी, पोषण प्राप्त कर चुकी होगी, तो उस कंडीशंस में इसका विभाजन होगा, और इसका विभाजन होने पर इससे अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। समझ रहे आप मेरी बात? देखिए 4 अगुणित कोशिकाएं किस प्रकार से बनेगी, मैं इसको अब रख कर रहा हूं, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया था कल वाला डायग्राम। अब हम देखिए,
जो ही इस प्रकार की स्थिति होगी, यहां ऐसी स्थिति पाई जाएगी कि यहां पर इस प्रकार की एक पोर्शंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर बनने वाली ये वित्तीय कोशिका है, ये सारी वित्तीय कवरिंग सेल्स हैं जो मैंने आपको बताई, और इसके अलावा यहां पर जो प्राथमिक कोशिका थी वह कोशिका विभाजित हो करके, और वह कितने भागों में विभाजित हो गई, 4 भागों में विभाजित हो गई। ये इस प्रकार का एक भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। अब आप कहोगे सर ये चार सेल्स, सिर्फ ये प्राथमिक जो कोशिका थी, ये प्राथमिक कोशिका ही कितने भाग में विभाजित हुई, 4 में विभाजित हो गई। 4 कोशिकाओं का एक समूह का निर्माण यहां पर हो जाता है। इस 4 कोशिकाओं के इस समूह का निर्माण हो जाने पर इसे हम टेट्राड पोजीशंस कहते हैं। इसका नाम चतुस्क अवस्था रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? चतुस्क अवस्था। अर्थात प्राथमिक या प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इनसे 4 कोशिकाओं का समूह बन गया। इस अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 कोशिकाओं का जो समूह बन गया, इसको चतुस्क अवस्था या इसको टेट्राड पोजीशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्राड। समझ रहे आप? ये जब टेट्राड का निर्माण हो गया है, तो इस टेट्राड के निर्माण हो जाने के बाद इनमें से टेट्राड में से ऐसी कोशिका, एक कोशिका आगे विकासशील रहती है, आगे विकास में भाग लेती है, और वो इस प्रकार की संरचना का निर्माण कर देती है। अब देखिए, ऐसी संरचना का निर्माण कर देगी कि उसमें जो वित्तीय कोशिका है, कवरिंग है, ये तो सेल्स ये इसी प्रकार से पाई जाएगी, परंतु इनमें से केवल क्या मिलेगा? केवल इस प्रकार की, ये तो हमारी वित्तीय कोशिकाएं थी जो प्राइमरी पैराइटल सेल से निर्मित हुई थी। इनमें से एक कोशिका तो विकसित पाई जाएगी, ये तो विकसित रह जाएगी, और बाकी सारी जो सेल्स थी वो क्या हो जाएगी? डीजेनरेट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। अर्थात इन टेट्राड की 3 कोशिकाएं यहां से लेकर के यहां तक ये विलुप्त होती हुई कोशिकाएं पाई जाती हैं। विलुप्त कोशिकाएं होती हैं। अब विलुप्त हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो गई है? डीजेनरेट हो गई। ये डीजेनरेट हो गई है, ये किसी भी प्रकार के कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। क्या करेगी? ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स अपने आप को खत्म करेगी, और इन सब का जो न्यूट्रिशन था वो सारा किसको मिलेगा? इस सेल्स को मिलेगा। ये जो सेल्स बनी है, ये हमारे पास एक ही सेल्स होगी जो विकसित प्रकार की सेल्स पाई जाएगी, जिसे हम मेगास्पोर कहेंगे। क्या बोलेंगे? मेगास्पोर। ये जो हमारे पास क्या बन गया? मेगास्पोर, या इससे ही हम क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु। तो अभी हमने बात की थी, इस प्रकार से गुरु बीजाणु का निर्माण हो जाता है। ये गुरु बीजाणु की जो सेल्स बन गई है, ये गुरु बीजाणु जो यहां पर उपस्थित है, ये क्या करेगा? अब जो ही ये डीजेनरेट हो गई, इस संपूर्ण ओव्यूल में, संपूर्ण बीजांड में केवल मेगास्पोर है। अभी तक हमने केवल मेगास्पोर के निर्माण तक की कहानी पढ़ी है। अब हम बात करना चाहेंगे कि यह मेगास्पोर विकसित रहेगा, और ये बाकी सारा भाग न्यूट्रिशन का काम करेगा। ये विलुप्त होती हुई कोशिकाएं इस मेगास्पोर का पोषण प्रदान करने का काम करेगी, उनको न्यूट्रिशन, उनको पोषण उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कि फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो मैंने अभी तक आपको गुरु बीजाणु का फॉर्मेशन तक स्टडी किया है, बताया है। अब हम आपके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक।
देखिए हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, आप इसे बिल्कुल क्लियरली अच्छी तरह से लर्न कर लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम बात करेंगे दूसरा, फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो सेट। देखिए फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो सेट मैं दूसरा पॉइंट इसी के साथ कंटिन्यू लिख रहा हूं। फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो सेट। अब हमने जब इस गैमेट्स के बारे में, फीमेल गैमेटोफाइट्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया है, मेगास्पोर के फॉर्मेशंस के बारे में स्टडी कर लिया है, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से इससे सेल्स का फॉर्मेशंस होगा। देखिए जो हमारे पास यहां पर, मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, हमारे पास यहां पर इस तरह का फॉर्मेशन सभी हो चुका था, और इसके भीतर जैसा कि मैंने कंटिन्यू आपको बताया था, ये हमारी पैराइटल सेल्स है, कवरिंग है। इस कवरिंग के अलावा जो एक ही सेल्स बची थी, वह सेल्स विकसित होती गई, और विकसित होकर के उससे कितनी सेल्स बनी है, इस एक ही सेल्स के विकसित होने पर और डिवीजन होने पर यहां पर कितनी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 2। क्यों? क्योंकि ये समान प्रकार की सेल्स है, इसका समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो इससे 2 सेल्स बन गई। ये जो 2 सेल्स बनी है, ये दोनों ही सेल्स किस प्रकार की है, एक सेल्स तो इनमें से जो बनी है वो इस भाग पर चली गई है, और दूसरी सेल्स इस भाग पर चली गई, परंतु इनका इस प्रकार का विभाजन हो गया कि इनके बीच में बहुत बड़ी रिक्तिका पाई गई है, वैक्यूल पाई गई है। इस रिक्तिका की उपस्थिति के कारण ये दोनों ही न्यूक्लियस या दोनों ही सेल्स एक दूसरे के अपोजिट पोल्स पर चले गए हैं। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, परंतु अब इनमें इस प्रकार का लगातार डिवीजन होने से ऐसी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है कि यहां पर 4 सेल्स का ग्रुप तैयार हो जाता है। अर्थात ऐसी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा कि इस सेल्स के डिवीजन से 4 न्यूक्लियस बनेंगे और इस सेल के डिवीजन से भी 4 न्यूक्लियस बनेंगे। तो स्ट्रक्चर्स देखिए, मैं आपको इस तरह का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। देखिए आप, ऐसा यहां पर भाग बन जाता है, ऐसा भाग बन जाने पर ऐसी स्थिति बनेगी कि ये देखिए ये भाग बनेगा। अब यहां पर भी 4, इसके डिवीजन से 4 सेल्स बनेगी, 1 2 3 और 4। ये नॉर्थ पोल पर भी हमारे पास सेल्स का ग्रुप बन गया, और जिसमें सेल्स की संख्या कितनी है, 4 है। और साउथ पोल पर भी कितना बन गया, 4 बन गया। आप समझे, ये जो 4 नॉर्थ पोल पर बनी ये अलग सेल्स हैं, और यहां पर साउथ पोल पर बनी अलग सेल्स हैं। इन दोनों में से धीरे धीरे यह देखा गया है कि यहां पर एक सेल्स यहां से इधर की तरफ, इसके सेंटर भाग की तरफ आती है, और दूसरी सेल्स नीचे वाले भाग से, साउथ पोल से भी सेंटर पोल की तरफ आती है। जब ये आ जाती है तो 2 प्रकार की ऐसी सेल्स यहां पर आकर के इकट्ठी हो जाती है, ऐसी इकट्ठी हो जाती है। ये जो सेल्स का समूह होता है, इसे हम पोलर बॉडीज कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय काय कहते हैं। इसका नाम क्या रखा गया है, ध्रुवीय काय। अर्थात ये एक नॉर्थ पोल से और दूसरी साउथ पोल से होकर के यहाँ पर डेवलप होकर के आई है, इसीलिए इनका नाम रखा गया ध्रुवीय काय। इसके बाद अब जब एक सेल्स यहाँ पर आ गई है, तो 3 सेल्स का एक समूह बना हुआ है, और 3 सेल्स का जब समूह बना हुआ है तो स्ट्रक्चर्स किस प्रकार की बन गई है। आप यहां पर देखिए, ऐसा भाग यहां पर विकसित होगा, देखिए ऐसा भाग विकसित हुआ है, यहां पर 3 सेल्स बची हुई रह जाएगी। ये जो 3 सेल्स नॉर्थ पोल पर बची हुई रह जाती हैं, इनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, या इनका नाम हमने रखा था प्रतिव्यासांत या एंटीपोडल सेल्स।
देखिए यहाँ पर तीन जो सेल्स यहाँ पर बची हुई रह गई है, इनका नाम रखा गया है एंटीपोडल सेल्स, या इनको कहा गया है प्रतिव्यासांत एंटीपोडल सेल, यह उन्हें कहा गया है प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। क्या नाम रखा गया है? प्रतिव्यासांत कोशिका या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। तो ये प्रतिव्यासांत कोशिकाएं इस वाले भाग में पाई जाती हैं। दो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि पोलर बॉडीज इसके बीच में आकर के इकट्ठी हो गई है, जिनको हमने कहा था ध्रुवीय काय, पोलर बॉडीज, या जिसको हमने कहा था ध्रुवीय काय, इसका नाम क्या रखा था? ध्रुवीय काय। और सबसे नीचे वाले भाग में भी 3 सेल्स बची हुई रह गई थी। इन तीनों ही सेल्स में से देखिए 2 सेल्स ऐसी होगी जो थोड़ी आकार में छोटी होगी, ये थोड़ी छोटी होगी, लेकिन एक सेल्स इनमें से हष्ट पुष्ट होगी जिसमें जीवद्रव्य की मात्रा ज्यादा होगी और बड़ी होगी। इसको हमने अंड कोशिका नाम दिया था, एग सेल नाम दिया था। इसका नाम क्या रखा था? एग सेल्स। और बची हुई जो 2 सेल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स कहते हैं, सिनर्जिड्स। और इन सभी को, जैसा कि मैंने कल बताया था, इनको एग एपैरेटस कहा जाता है, या इसको हम अंड उपकरण कहते हैं। इसका नाम क्या रखा गया है? अंड उपकरण। इसका नाम रखा गया है अंड उपकरण। तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो भाग बना है ये इस तरह का भाग है जिसके भीतर अब 8 कोशिकाएं तो है, परंतु 8 में से 2-3 कोशिकाएं लोअर भाग पर, या इसको हम क्या कह सकते हैं, सबसे नीचे वाले भाग पर पाई जाती है, जो अंड उपकरण का फॉर्मेशन करती है। जब कभी भी निषेचन होता है तो उस कंडीशंस में केवल यही एक ऐसी सेल्स हैं जो मेल, ये एग सेल्स जो हैं, ये निषेचन के दौरान इसके साथ पार्टिसिपेट, किसके साथ मिक्स होती है? यह हमेशा इसके साथ, ये मेल गैमेट के साथ मिलती हैं। ये मेल गैमेट के साथ मिल करके और हमेशा किसका फॉर्मेशन करती हैं? जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं। ये इस प्रकार से युग्मनज का निर्माण कर देती हैं। तो इस प्रकार से युग्मनज का निर्माण हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार का निषेचन होता है कि जिसमें एक सेल उस मेल गैमेट के साथ मिलकर के फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ। लेकिन अगर हम बात करें तो सेकंड टाइम में क्या होता है कि जो कि हमने पराग नलिका का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें आने वाला जो सेकंड जो न्यूक्लियस था, जो सेकंड नर युग्मक था, वह आकर के और यहां से आकर के और इनके साथ आकर के जुड़ जाता है। जो ही इनके साथ आकर के जुड़ता है तो यह 3n टाइप ऑफ सेल बन जाती हैं, और ऐसी जो कोशिका बनेगी इसे हम डबल फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस प्रकार से एक इस टॉपिक का बारे में स्टडी किया, जहां पर किस तरह से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोर बनने के बाद कैसे ये फीमेल गैमेटोफाइट में और एम्ब्रियो सेक में कन्वर्ट होगा, ये बचा हुआ भाग एम्ब्रियो सेक कहलाएगा। जो ही निषेचन होगा ये सिनर्जिड्स और ये एंटीपोडल सेल्स यहाँ पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये अपने आप को नष्ट करके विकसित हो रहे भ्रूण को न्यूट्रिशन पोषण उपलब्ध करवाने का काम करेगी। तो ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। आज हमारा बायोलॉजी में, बॉटनी में जो सेकंड चैप्टर से समाप्त होता है। बच्चों, इसको सभी के साथ शेयर करो ताकि हमारे इस विद्यालय का नाम हर जगह हो और हर बच्चा इसका बेनिफिट्स इस कोविड-19 के दौरान ले सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।